पहुंच रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, निर्यात तैयारियां सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का ऐतिहासिक प्रदर्शन, हिमालय राज्यों में पहला स्थान हासिल कर देश में बनाई मजबूत पहचान। थल सेना दिवस पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में जीओसी से की मुलाकात, भारतीय सेना के साहस, अनुशासन और उत्तराखंड के सैन्य योगदान की सराहना। केदारनाथ यात्रा में भीड़ से अव्यवस्था पर मंत्री सौरभ बहुगुणा का बयान, जनहानि से बचाव के लिए केयरिंग कैपेसिटी जांच को बताया जरूरी। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा कदम, राज्य में लंबित भूमि विवादों के त्वरित निपटारे के लिए 1 माह का विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश, लक्ष्य 0 लंबित मामले। नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड ने नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में हिमालय राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसे प्रदेश के उद्योग समर्थक नीतियों, बेहतर कारोबारी माहौल और मजबूत बुनियादी ढांचे का परिणाम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सफलता आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक अहम कदम है और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में मजबूती से स्थापित करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास, निवेश और निर्यात को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस उपलब्धि से प्रदेश का मनोबल और निवेशकों का भरोसा दोनों बढ़ेगा। आयोग के तैयारी सूचकांक में निर्यात के उत्तराखंड को हमारे जो ऐसे हिमालयन राज्य हैं, इन राज्यों की श्रेणी में तैयारी सूचकांक पहले नंबर उस इंडेक्स में हमारा आया है। ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन भी है और आगे काम करने के लिए प्रेरणा भी है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में लगातार जो भारत सरकार के नियम हैं या नीतियां हैं, उन सभी को धरातल पर उतार रहे हैं और उसके अनुरूप कार्रवाई कर रहे हैं। और उत्तराखंड आज कई मामलों में देश के जो अग्रणी राज्य हैं, उन राज्यों की श्रेणी में आ रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के कथन को भी चरितार्थ कर रहा है कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड का होगा। प्रदेश में भूमि विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 महीने के विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में लंबित जमीन विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह इस अभियान की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिए कि सभी जिलों में भूमि विवाद से जुड़े मामलों का समाधान 1 महीने की समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाए। सीएम धामी ने साफ कहा कि अभियान के अंत तक जमीन विवादों से संबंधित लंबित मामलों को 0 स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 माह के अंदर इस प्रकार के जितने भी मामले हैं जो लंबित पड़े हैं एसडीएम के स्तर पर या अन्य स्तरों पर, उन सभी को, जो वाद विवाद की स्थिति में भी है, उन सभी को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि पारदर्शिता बढ़े, लोगों को परेशानी न हो। कई स्थानों पर लैंड फ्रॉड भी देखा गया है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि सामान्य लोगों को, आम लोगों को, किसी को भी इस प्रकार के लैंड फ्रॉड के केसों में न फंसना पड़े। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट स्थित उत्तराखंड सब एरिया देहरादून में जीओसी मेजर जनरल एमपीएस गिल और डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर आरएस थापा से मुलाकात कर थल सेना दिवस की बधाई दी। उन्होंने भारतीय सेना के साहस, अनुशासन और देश की सुरक्षा में अहम भूमिका की सराहना की। मंत्री ने कहा कि सेना ने हर हाल में देश की सीमाओं की रक्षा की है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड का सेना से गहरा संबंध है और राज्य के सैनिकों ने हमेशा देश सेवा में आगे रहकर काम किया है। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है।
चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने के अक्सर अव्यवस्था फैल जाती है और इसी वजह से कई दिक्कतें भी होती हैं और इस दौरान केदारनाथ यात्रा के लिए कोई अनिवार्य यहां कैरिंग कैपेसिटी जांच भी नहीं है, जिसके चलते यात्रा में समस्या उत्पन्न होती है। इस पर कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने कहा कि यात्रा के दौरान अव्यवस्था और जनहानि से बचने के लिए कैरिंग कैपेसिटी की जांच अनिवार्य होनी चाहिए। थोड़ा पीछे आओ आप। कैरिंग कैपेसिटी जरूर उसकी एक पूरी उसका डिटेल रूप में उसकी कहीं ना कहीं जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पर्वतीय क्षेत्र है, आपको मालूम है कि आपदाग्रस्त भी रहता है। बहुत टाइम ऐसा हुआ है, पिछले साल भी जून में वहां पर बहुत बड़ी एक आपदा आई थी, 12,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को वहां पे हम लोग ने रेस्क्यू किया था। तो हम कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते जिसमें कि मैंने आपको बोला कि हमारी पहली प्राथमिकता जनहानि ना हो, हमारे वहाँ पे जो पशु हैं, जानवर हैं, उनके ऊपर कोई विपदा ना आए, इंसानों के ऊपर कोई विपदा ना आए, ये प्राथमिकता है। और हर तीर्थ स्थल की कैरिंग कैपेसिटी की जांच होनी चाहिए और जो जितनी कैरिंग कैपेसिटी को प्रशासन भी सही तरीके से दर्शन कराने में सफल हो सके, उतनी ही वहां पर। 1 मिनट रुक जाइए, मैं उस लोकेशन। तो वहीं स्वास्थ्य सीमा अभियान के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी राज्य के 108 सीमांत गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही इस वर्ष ग्रामीणों से 32 करोड़ रुपए के अधिक के मांस और दुग्ध उत्पाद खरीदे जाएंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में देहरादून स्थित उनके कैंट रोड आवास पर आईटीबीपी ने स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सीमा अभियान सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में प्रभावी पहल है। आईटीबीपी आईजी संजय गुजराल ने बताया कि स्थानीय किसानों को बढ़ावा देने के लिए फल, सब्जी और सहकारी चीनी मिलों से चीनी खरीद का भी प्रस्ताव है। वहीं 17 दिसंबर से शुरू हुए 45 दिनों तक चलने वाले जन जन की सरकार अभियान के तहत उत्तराखंड के सभी जिलों में अब तक 300 से ज्यादा शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। तो वहीं इस अभियान के संदर्भ में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि इस अभियान के तहत बीजेपी के सभी पदाधिकारी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अभी तक ये प्रथम चरण का अभियान पूरा हुआ है। देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम बहुत सफलतम कार्यक्रम रहा। कई जगह पर माननीय स्वयं मुख्यमंत्री जी गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी जगह जगह जा रहे हैं, माननीय विधायकगण जा रहे हैं, मंत्रीगण जा रहे हैं। बहुत सफलतम कार्यक्रम रहा और ये प्रथम चरण का कार्यक्रम था। 970 जो हमारी न्याय पंचायत है उन सब में ये कार्यक्रम होना है। अभी बहुत सी जगह कार्यक्रम होना है। अभी दूसरे चरण का कार्यक्रम होना है और आज से 15 जनवरी से ये दूसरे चरण का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। अब हर जगह मंडल स्तर पर सभाएं भी होंगी और बहुउद्देशीय कैंप लगेंगे, जनसेवा कैंप लगेंगे। जन जन के बीच में जाकर जो सरकार की उपलब्धियां उनको पहुंचाने का काम होगा और जो जनता की समस्या है उनके समाधान करने का काम सरकार करेगी। कांग्रेस अभी बौखलाहट में है और जिस तरीके से ये बहुउद्देशीय कैंप लग रहे हैं, सरकार जगह जगह पहुंच रही है। स्वयं मुख्यमंत्री जी हर बात में गंभीरता से हर विषय को ले रहे हैं। वहीं देहरादून में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शहर में चल रहे विक्रमों का सत्यापन शुरू हो गया है, जिस पर जानकारी देते हुए एआरटीओ चक्रपाणी मिश्रा ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा लगातार वाहन चालकों को यातायात के प्रति जागरूक किया जाता है। इसमें वाहन स्वामियों के जरूरी दस्तावेजों को देखने के साथ ही सत्यापन किया जाता है। देखिए, मैं विक्रम जन कल्याण सेवा समिति से संजय अरोड़ा हूं। देहरादून में हमारे 25 किलोमीटर रेडियस परमिट के हमारे जितने 516 विक्रम संचालित हो रहे हैं देहरादून के अंदर। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह की दृष्टि से अगर भी हम देखें इस कार्यक्रम को, तो सभी कमर्शियल वाहन के जो हमारे ड्राइवर है ये सभी हमारे इस दायरे में आने चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि लाइसेंस होल्डर ड्राइवर उसका एक हथियार है अपना, और ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें कई बाधाएं आती हैं। जैसे भगवान न करे कोई
दुर्घटना ड्राइवर के साथ घट जाती है, उसको लाइसेंस वैध नहीं है, तो क्लेम लेने में बड़ी दिक्कत होती है उसको। अभी जो आप यहाँ पर रेंजर्स ग्राउंड में देख रहे हैं, परिवहन विभाग देहरादून द्वारा जो भी हमारे विक्रम वाहन हैं, इनकी भौतिक दशा, यांत्रिक दशा दोनों ठीक हो, ताकि जो यात्री इसमें चलते हैं वो एक सुरक्षित सफर कर सके और उनका सफर आरामदायक भी हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये अभियान पुलिस विभाग के सहयोग से चला रहे हैं। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि एक हमारी टीम लगी हुई है। जो भी विक्रम वाहन यहाँ पर है, उनकी हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यांत्रिक दशा भी ठीक हो। उसमें जो ड्राइवर्स हैं वो भी उनको भी हम लोग उनके ड्राइविंग लाइसेंस को भी चेक कर रहे हैं, व्हीकल के भी सारे पेपर्स को चेक कर रहे हैं। और इस प्रकार से हमारा प्रयास ये है कि हम इंश्योर कर सकें कि जो सड़क का सफर हो। तो वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जनपद देहरादून के सिलाकुई में स्थित सगंध पौधा केंद्र का भ्रमण किया, जहां इस मौके पर मुख्य सचिव ने सगंध पौधा केंद्र द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाई वैल्यू फसलों के उत्पादन और प्रसंस्करण से प्रदेश के किसानों की आर्थिकी में बेहतर सुधार हो सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न अवसरों पर शिलान्यास किए गई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों से इन योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की जानकारी ली और दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन लोकार्पण नहीं हुआ। उनका शीघ्र लोकार्पण सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जन तक उसका लाभ पहुंच सके। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण में 24 गुना बढ़ोतरी हुई है। विपक्ष ने कहा कि यूसीसी को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ही प्रचारित किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि यूसीसी गंभीर मुद्दा है और उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य है। कितना बड़ा मामला है, कांग्रेस भी समझती है कि उत्तराखंड हमारा पायनियर स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ले आई है। ये अपने आप में पूरा राष्ट्रव्यापी मुद्दा है और राष्ट्रीय प्रभाव इस पर है। इस मुद्दे से पूरे राष्ट्र पर इसका प्रभाव है, तो कांग्रेस चिंतित है, इसीलिए बार बार इसकी बात करती है। कांग्रेस को भी मालूम है कि आने वाले चुनाव में ये जो यूसीसी का मुद्दा है ये प्रमुख रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें लीड ही नहीं ली है, पायनियर बनी है। ये कांग्रेस की चिंता है, आने वाले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा है और इसमें कांग्रेस बहुत पीछे है। तो वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय जिला चमोली में फूलों की घाटी से सटे जंगलों में लगी आग चिंता का विषय बना हुआ है। कड़ी मशक्कत के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिससे लगभग 600 दुर्लभ फूलों की प्रजातियों वाले फूलों की घाटी पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस मामले को लेकर विपक्ष राज्य सरकार से केंद्र सरकार और वायुसेना की मदद लेने की मांग कर रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इसे गंभीर बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने वन विभाग को आग के प्रभावों को कम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बेमौसम घटनाओं से सरकार और वन विभाग दोनों चिंतित हैं और आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। जरूरत पड़ने पर केंद्र और वायुसेना से मदद ली जाएगी। देखिए, जो अग्निकांड का मामला सामने आ रहा है उस संबंध में वन विभाग महकमा बहुत गंभीर है और उनको अग्नि बुझाने की जहां जहां भी इस तरह घटनाएं हैं उन्होंने तत्काल उसमें रोकथाम करने की बात माननीय वन मंत्री जी ने भी कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको गंभीरता से लिया है और जो घटनाएं इस बेमौसमी घटनाएं हैं, निश्चित रूप से उन घटनाओं से वन महकमा भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है और उसमें कंट्रोल करने की, उसमें व्यवस्था ठीक करने की दिशा में सरकार अपने स्तर से काम कर रही है। और भविष्य में देखिए, अभी तो जो बरसात न होने का भी एक कारण है। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। आपको बताते चले कि बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें यूसीसी संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इसके साथ ही उत्तराखंड पर्यटन की नई नियमावली को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। बैठक में उपनल कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने समान कार्य समान वेतन पर सहमति जताई। जानकारी के अनुसार उपनल के तहत 10 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से
समान वेतन का लाभ मिलेगा। इस फैसले से करीब 7,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। उपनल कर्मियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आभार जताया। ये सैनिक कल्याण विभाग का मत है। जैसा कि आपको विदित ही है कि पूर्व में जो उपनल कार्मिकों के साथ जो सहमति बनी थी, पूर्व में ये निर्णय लिया गया था कि जिनको 12 वर्ष की, इनको चूंकि समान कार्य समान वेतन के आधार पर, जैसा माननीय न्यायालयों का ऑर्डर था, उसके आधार पर इनको दिया जाना था समान कार्य समान वेतन। तो पूर्व में इनको चरणों में देने की बात हुई थी, और जिनको पूर्व में यह तय हुआ था कि जिनको 12 वर्ष पूर्ण हो गए उनको प्रथम चरण में दे दिया जाएगा। परंतु माननीय मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा यह निर्णय किया गया कि जिनको 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, यानी कि जो 2015 से पूर्व के लगे हुए हैं, तो उनको प्रथम चरण में समान कार्य समान वेतन इनको दे दिया जाएगा। और इन सभी इनके लिए जो है विभाग के साथ सीधी एक अनुबंध किया जाएगा, और ये अनुबंध की कार्रवाई अगले 2 माह में विभागों द्वारा कर ली जाएगी। चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में मौसम यहां पर अपने तेवर दिखाएगा। मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने के आसार हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ हिस्सों में दृश्यता बेहद कम रहने की चेतावनी है। पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होंगे और ठंड और फिसलन की भी दिक्कतें हो सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरकाशी, चमोली में काफी ठंड रहेगी। ठंड और फिसलन की संभावनाएं भी रहेंगी। चलिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। देवभूमि उत्तराखंड। आज यही देवभूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ऊर्जा भूमि बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प पूरा करने में निरंतर योगदान दे रही हैं। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा 2000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि 8000 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं पर तेजी से कार्य जारी है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं ने भी ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय इजाफा किया है। उत्तराखंड हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 13 मार्च 2023 को लागू उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य 2027 तक उत्तराखंड में 2500 मेगावाट सौर उत्पादन का है। राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने सिंगल विंडो प्रणाली के साथ ही लैंड यूज बदलाव के शुल्क में छूट की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से 20 से 200 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग के लिए बैटरी स्टोरेज परियोजना की पहल भी की गई है। इस साल की शुरुआत में मैंने ये प्लांट लगवाया। इस प्लांट की लगने के बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो बिजली का बिल है वो आ ही नहीं रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जहाँ लोग बिजली की इतनी खपत हो रही है, इस योजना का लाभ लें। जब मेरा बिल जो खुद देखता था मैं कि 1500, 1700, 1800 तक बिल आ जाता था, तो आज आप देखिएगा अभी तक मैंने 1 रुपये भी पेमेंट नहीं किया है। तो निश्चित ही है कि ये बहुत अच्छा स्कीम है। अब उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा नीति को भी मंजूरी मिल चुकी है। इस नीति के अंतर्गत उत्तराखंड के जियो थर्मल स्प्रिंग्स के जरिए ऊर्जा उत्पादन की राह प्रशस्त होगी। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है उत्तराखंड को देश के ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो देहरादून में हथियारों का शौक रखने वालों पर जिला अधिकारी ने तगड़ा हंटर चलाया है। एक से ज्यादा हथियार रखने और NDAL और साथ ही ALIC पोर्टल पर UIN जनरेट न करने वाले 827 शस्त्र धारकों के लाइसेंस को एक झटके में समाप्त कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। देखिए,
holding license, armed license brings along responsibility also. तो जहाँ पे अति आवश्यकता है, कोई जीवन सुरक्षा का भय है, कोई पूर्व वारदात हुई है स्वयं के साथ परिवार में, तो नॉर्म्स बहुत क्लियर हैं, तो उसी में जो लाइसेंसेस हैं वो अनुमन्य किए जाते हैं। इसके विपरीत कुछ केसेस ऐसे संज्ञान में आए थे कि जहां पे 2 से भी अधिक धारकों के पास 2 से अधिक लाइसेंसेस पोजीशन में हैं। तो वहीं पौड़ी जिले में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। विकासखंड पौड़ी के ग्राम बाड़ा में गुलदार ने एक नेपाली मूल के व्यक्ति पर हमला कर उसकी जान ले ली। मृतक लक्ष्मण सुबह करीब 6 बजे नहाकर घर लौट रहे थे, तभी हाथ लगाए गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद ग्रामीणों को झाड़ियों में उसका यहां पर अधखाया शव मिला। घटना की सूचना पर वन विभाग, पुलिस और राजस्व की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों ने गुलदार को शूट करने के आदेश मिलने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। दोपहर बाद वन विभाग को शूट ऑर्डर मिले, जिसके बाद क्षेत्र में कैमरा ट्रैप और सोलर लाइट कैमरे लगाए गए। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रैंकोलाइज और जो ये पिंजरा लगाने की बात करते हैं और गांव वालों को गुमराह करते हैं, इसी का नतीजा है कि आज एक घटना और हो गई। ये चौथी 5वीं घटना है और सरकार और जो विभाग है उसके पास, सरकार और विभाग के पास कोई भी रास्ता नहीं है कि ग्रामीणों को इससे निजात दिलाई जाए। और ये गणना हमारे क्षेत्र की दूसरी गणना है और गाँव की दूसरी गणना है। इससे पहले 12 तारीख पिछले मैंने यहाँ बालू भी देखा था। उस समय भी हमने फॉरेस्ट विभाग को सूचित किया था। फिलहाल के लिए जब तक बाघ को शूट नहीं किया जाता है तब तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश निकालेंगे। इस क्षेत्र के जितने भी यहाँ पे ये संवेदनशील क्षेत्र में जितने भी स्कूल आते हैं सबको बंद रखा जाएगा जब तक छूट नहीं मिलेगी। देखिए, आज प्रातः मुझे वन क्षेत्राधिकारी श्री दिनेश नौटियाल जी ने मुझे फोन करके बताया कि पौड़ी शहर के पास बाड़ा ग्राम में एक नेपाली मूल के व्यक्ति जिनका नाम लक्ष्मण शाही है, उनको तेंदुए ने उठा लिया है, उनकी मौत हो गई है। हम उसकी पूरे साथ देंगे, बाघ मारा जाएगा, बाकी संपन्न हो जाएगा। इसलिए दंगलबाजी नहीं चलेगी कि आज यहाँ है तो कल वहाँ पकड़े, वहाँ कल वहाँ छोड़ रहे, ऐसा नहीं होगा। बाघ मारा जाएगा तो जनता को दिखाई जाएगा। आए नहीं अधिकारी, तो अधिकारी होना क्या है? कोई अधिकारी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ? तो वहीं रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में सुनहरा रोड पर स्थित आशा नर्सिंग होम और कैलाश अस्पताल नाम के 2 निजी अस्पतालों के गैंग के बीच मरीज उठाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई और देखते ही देखते कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष तक हो गया। वहीं इस खूनी संघर्ष में 3 लोग घायल हुए। वहीं ये पूरे घटना की जो पूरी वारदात है ये अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जिस पर रुड़की के सीओ नरेंद्र पंत ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायत मिली है, जिसके आधार पर पुलिस दोनों पक्षों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इसमें एक सुनहरा रोड पर 2 नर्सिंग होम्स के बीच में पेशेंट को कौन ट्रीट करेगा इस संबंध में लेकर शायद एक झगड़ा हुआ है, जिसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम तक पहुंचा है। वर्तमान में इसमें एक तहरीर आई है जिसमें एक पक्ष के द्वारा बताया गया है कि दूसरे के द्वारा उन पर हमला किया गया तथा उन पर मारपीट की गई है, तो दूसरे पक्ष के द्वारा भी तहरीर दी गई है। दोनों को वर्तमान में जांच की जा रही है कि प्रथम किसने ऑफेंस किया है, किसी के यहाँ जाकर अगर दिक्कत करी है तो इस संबंध में उचित वैधानिक कार्रवाई दौरान जांच सभी तथ्यों को सम्मिलित करते हुए उसके बाद की जाएगी। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।